आरबीआई ने किसानों को नए साल का एक तोहफा दे दिया है। आरबीआई ने किसानों को छोटी मियाद के क्रॉप लोन अदायगी की मियाद में 60 दिन की मोहलत दी है। साथ ही साथ किसान 3% छूट का फायदा 60 दिन बाद भी ले सकते हैं। 3% छूट का फायदा समय पर लोन की रकम लौटाने वाले ग्राहकों को ही मिलता है। जी हां, आरबीआई ने बैंकों को स्कीम की पब्लिसिटी करने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं उन्हें इस छूट का फायदा मिल सके। मेरे साथ अनुराग यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, यहां जो ये एक तरह से छूट आरबीआई यहां पर दे रही है किसानों को, जाहिर तौर पर आरबीआई का मकसद यही है कि जाते जाते डीमोनेटाइजेशन के समय में किसानों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, ये जो छूट दी जाती है, ये जो लोन का जो ब्याज दिया जाता है उसकी अदायगी पे छूट दी जाती है। और लोन जो किसानों को दिया जाता है उस पे तो 2% की छूट होती है, लेकिन लोन लेने की तारीख की शुरुआत से लेके 1 साल के भीतर अगर आप तय वक्त पे ब्याज जमा कराते हैं तो उसके अंदर 3% ब्याज में और छूट दी जाती है। तो अगर जो ब्याज अदायगी की तारीख है वो 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के बीच में है, तो आरबीआई ने इस मियाद के अंदर अगर आपको लोन की जो ब्याज अदायगी करनी तो उसके अंदर जो मियाद है वो 60 दिन और बढ़ा दी है। उसका मकसद यही है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो कोई कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है किसानों को, तो उसका जो बोझ है उन पे नहीं रहे और एक तरह की रिलीफ देने की कोशिश की गई है आरबीआई की तरफ से। जी, ये कोई नया जो लोन लेगा उसके लिए है या फिर जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स हैं उनके लिए ये छूट दी गई है अनुराग? जी, जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले के लोन लिए हुए हैं और उनको उसके ऊपर तो ब्याज में 2% की छूट मिली है, लेकिन जो लोन अदायगी थी, अगर तय सीमा जब से लोन लिया है और उसके 1 साल के भीतर अगर आप लोन अदायगी कर रहे हैं, तय सीमा के अंदर कर रहे हैं, तो उन सभी किसानों को जो है ये 60 दिन की और मोहलत मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। 31 दिसंबर के बाद भी बैंक से कैश निकालने पर राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार लिमिट जारी रख सकती है। हालांकि सरकार एटीएम से कैश निकासी की लिमिट जरूर यहां पर बढ़ा सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार भविष्य में कैश ट्रांजैक्शन पर विड्रॉल टैक्स लगा सकती है। 50,000 रुपए से ज्यादा की कैश निकासी पर आपको 2% तक का विड्रॉल टैक्स देना पड़ सकता है। कैश हैंडलिंग चार्ज कम करने के लिए सरकार विड्रॉल टैक्स लगा सकती है। सरकार को उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में कैश की किल्लत खत्म हो जाएगी। अभी बैंक से 24,000 रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जबकि एटीएम से आप रोजाना 2,500 रुपए तक निकाल सकते हैं। और वहीं नोटबंदी के बाद सरकार के निशाने पर है बेनामी संपत्तियां। जी हां, पीएम मोदी ने बेनामी संपत्ति रखने वालों को चेतावनी दी है। सरकार ने बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया, यानी अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी अभियान चलेगा। इसके लिए पुराने कानून को और भी सख्त किया जा रहा है और जल्द ही ये कानून अपना काम शुरू भी कर देगा। बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। ये पीएम मोदी की चेतावनी है बेनामी संपत्ति वालों के लिए, यानी नोटबंदी के बाद जल्द ही सरकार बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। बेनामी संपत्ति वालों के बुरे दिन, पीएम मोदी की हुंकार, बेनामी संपत्ति पर कड़ा वार। मन की बात में पीएम मोदी ने साफ किया कि नोटबंदी कर उन्होंने काले धन के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उसे वो खत्म नहीं होने देंगे। जल्द ही उनकी सरकार उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी जिनके पास बेनामी संपत्ति है। अपने प्लान के साथ सरकार भी तैयार नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बेनामी संपत्ति के खिलाफ मुहिम के लिए सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 को जल्द लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस एक्ट में कोई और बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसे लागू करने के लिए सरकार कोई सख्त कदम जरूर उठा सकती है। एक्ट को कड़ाई से लागू करने के लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और एक्ट लागू होने के बाद
जिनके पास भी बेनामी संपत्ति है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने भी बेनामी संपत्ति के मालिकों को चेता दिया है कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई का वक्त आ गया है। आपको मालूम होगा हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। 1988 के एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करते हुए सरकार ने नए एक्ट में सजा के प्रावधान को काफी कठोर बना दिया है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में कोई आता है और गलती पाई जाती है तो सजा के रूप में कम से कम 1 साल जबकि अधिकतम 7 साल जेल जाना होगा। इतना ही नहीं, वो प्रॉपर्टी तो सरकार जब्त करेगी ही, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर 25% पेनल्टी भी चुकानी होगी। मतलब प्रॉपर्टी भी गई, सजा भी हुई और 25% की पेनल्टी भी। नए एक्ट में यह भी कहा गया है कि सजा सिर्फ उसे ही नहीं होगी जिसने बेनामी प्रॉपर्टी पैदा की है और फंडिंग की है, बल्कि उसे भी होगी जिसके नाम पर ली गई है या जो बेनामीदार है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। नोटबंदी तो सिर्फ एक ट्रेलर था। सरकार आने वाले वक्त में पूरी फिल्म दिखाने की तैयारी कर रही है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। और वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को डराने का आरोप लगा रहा है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि 50 दिन के बाद लोगों की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, घटने वाली नहीं हैं। ये सरकार आवाम के साथ धोखा कर रही है, आवाम को परेशान करने का काम कर रही है और डराने का काम कर रही है। और प्रधानमंत्री बजाते खुद लोगों को डराने का काम करते हैं, मन की बात के अंदर करते हैं, तकरीरों में करते हैं, और वो धमकियां अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं, वो धमकियां दरअसल आवाम को दे रहे हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज की बात जो की है मोदी जी ने, ये भी एक एजेंडा होना ही है, क्योंकि काले धन की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को मोदी जी नहीं छोड़ने वाले। देश हित की लड़ाई है। जहां तक लोग अपने अपने एजेंडा करके अपना अर्थ निकाल रहे हैं, वित्त मंत्री जी भी तो बोले हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल थोड़ी ना है कि लॉन्ग टर्म टैक्स किया जाए। आज पेपरों में ऐसा छपा है। मुझे लगता है जो सरकार कर रही है उसकी नीयत बड़ी स्पष्ट है। काले धन के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, कई पार्टियां भी कर रही हैं, ताकि इससे लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जनता कंफ्यूज नहीं हो रही। सरकार ने बेनामी संपत्ति को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बेनामी संपत्ति को लेकर नोएडा के कई बिल्डर्स को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा। इनकम टैक्स के भेजे गए नोटिस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक रिश्तेदार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मायावती के इस रिश्तेदार ने नोएडा अथॉरिटी के कई कर्मचारियों को बिल्डर बना दिया। नोएडा अथॉरिटी के एक मालिक को करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक बनाने की बात का खुलासा हुआ है। नोएडा एक्सटेंशन, दनकौर, बुलंदशहर, सिकंदराबाद में इसकी बेनामी संपत्ति होने के सबूत भी मिले हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि करोड़ों की संपत्ति कई बिल्डरों को बेची गई। अब इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ग्राहकों को अब चेकबुक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बैंक नया चेकबुक जारी करने में 3 हफ्ते तक का वक्त ले रहे हैं। नोटबंदी के बाद चेकबुक का अचानक इस्तेमाल बढ़ा है। मुंबई का जावेरी बाजार ज्वेलरी के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। यहाँ कारोबार करने वाले कुमार जैन को देशी विदेशी ग्राहकों से रोजाना लेन देन करना होता है। नोटबंदी से इनके कारोबार में शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई, अब धीरे धीरे कारोबार पटरी पर लौट रहा है, तो चेक की नई दिक्कत पैदा हो रही है। बैंक समय पर चेकबुक नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। कारीगरों को सैलरी देने से लेकर ऑर्डर्स मंगवाने और देने के लिए भी ये अब चेक तक का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऑर्नामेंट्स या कारीगरों को जो उनकी लेबर देते हैं वो भी हम 7 दिन 15 दिन बाद में उनको चेक से देते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम ये चेक जो है अब लास्ट कुछ समय से डिमोनेटाइजेशन के बाद से चेक बुकें जो है ऑलमोस्ट जो यूज़ होने की वजह से अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसकी वजह से चेक की जो बुकें हैं हमारे अवेलेबल नहीं हो रही है। पहले निजी बैंक और सरकारी बैंक
दोनों ही खाता खोलने के साथ बेसिक चेकबुक जारी कर देते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद अचानक सभी ग्राहकों का चेक से लेन देन बढ़ गया है। बैंक कह रहे हैं कि अचानक बड़ी मांग को पूरा करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। सरकारी बैंक नया चेकबुक जारी करने में 15 से 20 दिन समय ले रहे हैं, जबकि निजी बैंक भी 8 से 10 दिन मांग रहे हैं। पहले खाता खोलने के साथ ही चेकबुक दे देते थे, क्योंकि चेक में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि ये चेक लिया था या चेक दिया था, और जिसकी वजह से अगर आगे चल के कोई लीगल प्रॉब्लम भी आता है तो चेक उसमें बहुत आसानी से आपका जो केस है वो एस्टेब्लिश कर देता है। तो इस हिसाब से चेक की जो महत्व है चेक का, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, और बिजनेस में तो खास करके। जबकि अन्य बैंक्स और कुछ ऐसी बैंक्स भी है जहाँ पे ये देखने को नहीं मिला है, तो वहाँ पे नेचुरली आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बैंकों की ओर से देरी के पीछे अचानक बड़ी मांग भी एक वजह हो सकती है, लेकिन बैंक लागत बचाने और तेज ट्रांजैक्शन के लिए चेक के मुकाबले ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देते रहे हैं। चेकबुक को छापने और भेजने की लागत अधिक आती है, जबकि ऑनलाइन के मुकाबले चेक प्रोसेसिंग में भी समय लगता है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। शेयर बाजार में कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बात साफ कर दी है। दरअसल शनिवार को पीएम मोदी ने बाजार में कमाई पर टैक्स बढ़ाने की बात कही थी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लग सकता है। लेकिन वित्त मंत्री ने आज इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बातों को गलत तरीके से समझा गया। सरकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने का इरादा है। शेयर बाजार में किसी लिस्टेड एक्सचेंज में 1 साल से ज्यादा के निवेश से हुई कमाई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं, जिस पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं सरकार टैक्स नहीं चुकाने वालों पर धावा बोलने की तैयारी में है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछले 70 साल से जो होता आया है वो अब नहीं होगा। टैक्स जमा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। There are many economies in the world, as they grow, they develop. Payment of legitimate taxes is a part of a citizen's duty. And non-payment is visited with severe consequences. We have lived through the last 7 decades in India under an impression that if avoidance could be done of government revenue, there was nothing improper or immoral about it. That was considered to be commercial smartness. डिजिटल पेमेंट में बढ़ते फ्रॉड की वजह से कैशलेस की मुहिम को झटका लग सकता है। दरअसल बैंक डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों को निपटाने में उतने तत्पर नहीं दिखते जितना कि उन्हें होना चाहिए। ऐसे में आरबीआई अब बैंकों पर सख्ती के मूड में है। किसी उपभोक्ता की जानकारी के बिना उसके एटीएम से पैसे निकल जाना, ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए फ्रॉड होना, या फिर ग्राहक को फर्जी कॉल करके उसके कार्ड से जुड़ी जानकारी निकालकर फ्रॉड होना आम बात है। ऐसे में किसी भी उपभोक्ता की परेशानी होती है कि बैंक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता, और बैंक अगर कोई कार्रवाई करता भी है तो उसमें लंबा वक्त लगता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार नियमों में फेरबदल की तैयारी कर रही है। डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए ग्राहक की शिकायत को निपटाने में अब बैंकों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अभी ऐसी शिकायतों को दूर करने में 30 से 45 दिन का वक्त लगता है, लेकिन अब सिर्फ 7 से 10 दिन में ऐसी शिकायतों का निपटारा हो सकेगा। इसके लिए एक सिंगल विंडो बनाई जाएगी। विदेशों में ऐसी शिकायतों पर 3 से 7 दिन में कार्रवाई होती है। ये बैंक की जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता या फिर बैंक किसी की भी गलती हो, ग्राहक की शिकायत का निपटारा तुरंत होना चाहिए। 8 नवंबर यानी नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ साथ डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ा है। पुलिस और बैंक्स डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों को निपटाने में सुस्त रवैया अपनाते हैं। ऐसे में कैशलेस मुहिम को झटका लग सकता है। अगर आरबीआई नए नियमों पर मोहर लगाता है तो उपभोक्ता आसानी से डिजिटल लेन देन पर भरोसा कर सकते हैं। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली।